एपिसोड 8 की शुरुआत में हम उन सबको एक बहुत बड़े से पेड़ के पास देखते हैं। वहाँ पे पहले तामा उन सबको एक्सप्लेन करने लगती है, पर बाद में नीर के कुछ कहने से वो नीर के साथ झगड़ने लगती है। दूसरी तरफ हम एनेट को देखते हैं। अब वो इस पेड़ के बारे में, यहाँ पे आते हुए ट्रैवलर्स और सब कुछ के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है, जो कि तामा को और बुरा लगता है और वो आके उसके साथ भी झगड़ने लगती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। हम उन्हें गैम्बलिंग टाउन हॉल या फिर गैम्बलिंग हॉल के बाहर देखते हैं, जहाँ पे आई होप कि ये आउटवर्ल्डर से आए हुए लोगों की ये हॉल है, जहाँ पे सबको गैम्बलिंग और अजीब अजीब हरकतें करते हुए देखते हैं। पर यहीं पे हम देखते हैं सेंसेई का जो बॉटल था जिसमें कि शायद पॉइजन की गोलीज थी, वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुद बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है और वहाँ पे जमीन पे गिरे हुए चीज़ों को काटने लगता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। हम उन सबको इस टाउन के मेयर के पास देखते हैं। वो लोग जब उनसे इस टाउन का हाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, वो बताता है यहाँ पे सब कुछ बहुत शांति था वर्ल्ड ट्री की वजह से, पर कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ आउटर वर्ल्डर्स आए जिन लोगों ने यहाँ पे गैम्बलिंग स्टार्ट करी और उससे अट्रैक्ट होकर और आउटर वर्ल्डर्स और सबको आने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अशांति होने लगा। और उसके बाद तभी वो उसी वर्ल्ड ट्री की एक लीफ को दिखाता है जो कि मर रहा था, जिसमें कि कोई भी जीवन नहीं था। यह दिखाते हुए कहता है अब तो वर्ल्ड ट्री वो खुद भी खत्म हो रहा है, क्या तुम लोग इसे बचाओगे? पर तभी सेंसेई कहता है कि आप उससे पहले इस जार को कम्प्लीटली पहले जैसा कर सकते हैं। मीरा सब कोई उसकी तरफ देखने लगता है, पर तभी वहाँ पे यामादा नाम का और एक नाइट या फिर आउटर वर्ल्डर आता है, जो कि उन सब की मदद करने के लिए वहाँ पे तैयार होता है, जिसे देखते ही वो लोग पहले तो फाइट के लिए तैयार होते हैं। पर वो कहता है कि वो बाकियों जैसा नहीं है। वो समझता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वो उनकी मदद करने के लिए और इस टाउन को पहले जैसा करना चाहता है और उनकी मदद करना चाहता है। ये सुन के एनेट और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यहाँ तक कि वो लोग सेंसेई को ये बात कहते। पर तभी जब वो वहाँ देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि सेंसेई था ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम सेंसेई को बहुत ही तेजी से कहीं जाते हुए देखते हैं। वो बहुत गुस्से में या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस है। वो कहने लगता है मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुका हूँ, मेरे बैक स्ट्रेट है, मैं अच्छे से चल पा रहा हूँ, सर भी अच्छा चल रहा है। नहीं, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना है। भाई हम लोग हेल्दी होना चाहते हैं और ये बंदा देखो, वो एक गुफा के पास आता है। उस गुफा को देख के उसे कुछ महसूस होता है और जब वो उस गुफा के पास जाता है, वो वहाँ जो देखता है देख के बहुत खुश होता है। देखता है कि बहुत सारे लोग स्मोक कर रहे थे, हुक्का या फिर जो कुछ भी होता है वो पी रहे थे। वो उन सबको उसको भी ये देने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और उसको अपने साथ जाने के लिए कहती है इससे भी बहुत अच्छी नशा उसके पास होंगी। सीन शिफ्ट होता है तभी हम एक घर या फिर बार के अंदर उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, यानी वही लड़की उसको ड्रिंक देती है और उसके बारे में पूछताछ करने लगती है। कहती है उसे इतना पीना नहीं चाहिए, पर सेंसेई कहता है नहीं, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो रात को नहीं सो पाएगा, हेल्दी माइंड उसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो बताता भी है कि लोग उसे सेंसेई कहते हैं। कुछ देर बाद वो कहती है कि वो एक डांसर भी है और तभी देखते हैं वो डांस करने लगती है। सेंसेई को देखने के लिए कहती है और सेंसेई देखता रहता है और कहता है ये बहुत अच्छी रात है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं एनेट बहुत तेजी से रोए जा रही थी, कहने लगती है कि गॉड नहीं है, वो सेंसेई कहाँ गए हैं, आप चले आइए। यामादा वो पूछता है आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तामा उसे समझाती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और पीछे से हम देखते हैं वही लड़की सेंसेई को लेके यहाँ पे आई हुई थी। उसे देख के एनेट की हालत और भी ज़्यादा खराब है। पर तभी देखते हैं वो उसे वहाँ पे रख के वहाँ से जाने लगती है और वही मेयर वो उससे कहता है तुम्हें कहा गया था ना कि यहाँ मत आओ, तो क्यों आए हो तुम? वो कहती है मैं तो बस यहाँ पे इसे रखने के लिए आई थी बस। और सेंसेई को तभी बाय कहते हुए चली जाती है। कुछ देर बाद मेयर उसके बारे में बताने लगती है कि जब आउटर वर्ल्डर्स यहाँ पे आए थे, गैम्बलिंग हॉल बनाने लगे थे, उनके पास कोई पावर्स नहीं था, वो उन्हें रोक नहीं सकते थे, पर ये लड़की अलग थी। लोग इसे वीच कहते हैं और तब से ये उसी गैम्बलिंग हॉल के साइड में अपना बार चलाती है। वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, वो अकेले ही इस जगह की एज में रहती है। और हाँ, बताना भूल गया था कि इस लड़की का नाम ऐसे है। अगले दिन हम देखते हैं सेंसेई उसी जगह यानी उसी बार में जा रहा था। एनेट उसे रोकने के लिए आती है, पर यामादा वहाँ पे आता है और उसे रोकने के लिए मना करता है और कहता है ये उसी विच का काम है, उसने शायद उसे पोजेस या फिर कुछ कर दिया होगा। अब सीन शिफ्ट होता है बार के अंदर। हम सेंसेई और उसी विच यानी एस को बात करते हुए देखते हैं। वो कहती है तुम्हें शायद यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पर वो कहता है यही तो मैं चाहता हूँ,
मैं चाहता हूँ बर्बाद होना। पर यह सुन के वो कहती है शायद द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड ट्री वो तुम्हारी दर्द को थोड़ा सा कम करे। ये सुन के वो कहता है क्या स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड ट्री? वो कहती है हाँ बिल्कुल, वही तो है, सबको खुशी देती है, सबकी दर्द दूर करती है, तो शायद तुम्हारी भी कर दे। पर यह सुन के वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है। कल जब तुम नाच रही थी वो बहुत ब्यूटीफुल था, सच में बहुत खूबसूरत था। हाँ भाई खूबसूरत तो था ही, सब कुछ जो छोड़ो। पर हाँ तुम सैड थी, तुम बहुत सैड थी, और इसीलिए मुझे लगता है अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो वो तुम्हें है। वो ये सुन के चुप हो जाती है और कहती है नहीं 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 मैं सैड नहीं हूँ। पर तभी और कुछ कहती, हम देखते हैं वहाँ पे बाकी जो लोग थे आउटवर्ल्डर्स वो आते हैं और ड्रिंक की मांग करते हैं। वो उठती है, तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक आदमी को देखते हैं जो कि 3 लोगों को उनके पैसे ना देने के लिए गाली दे रहा था, डरा रहा था कि वो अगर पैसे नहीं लौटा पाए तो वो उन्हें मार देगा। ये सुनते ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वही बंदा अपने बॉस से बात करने लगता है और उससे कहता है बॉस क्यों ना हम यहाँ से चले जाए, प्रॉफिट्स यहाँ पे नहीं हो रहे। और पर बॉस कहता है नहीं अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ब्रिज के उस पार जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे लाएंगे। ऐसे आती है और कहती है नहीं ये करना सही नहीं होगा, आपने तो बोला था ना, मैंने आपको पैसे दिए थे। पर वो आदमी अब मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी बात सुन के वो उल्टा कहता है जाओ बाहर से उस बंदे को पकड़ के लाओ। ऐसे उसी बंदे को रोकने के लिए जाती है पर वो उसे जोर से दूर फेंक देता है। तभी सेंसेई आता है, हाथों को पकड़ के कहता है तुम्हारी जैसी लड़कियों को हमारे बापे विच नहीं कहते बल्कि एंजल्स कहते हैं। पर वो लोग बाहर जाते तभी वहाँ पे जोर से धमाका होता है और जब वो लोग बाहर देखते हैं कि उसी कासल की हालत बहुत ख़राब हो चुका है और बॉस की जो मूर्ति थी उसका सर वहाँ पे आके गिरता है। वहीं पे एनेक और सब कोई खड़े हुए थे। तभी वहाँ पे यामादा को देखते हैं जो कि उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि वो लोग भी आगे बढ़ते। पर तभी वहाँ पे सेंसेई यामादा को भी रोकने की कोशिश करता है, कहता है उसका रास्ता कुछ अलग था, उसने आके उसकी प्लान को ही तबाह कर दिया है। पर यामादा कुन उल्टा उसको समझाने लगता है और कहता है कि तुम उस लड़की के चक्कर में आ गए हो और अब इन सबको मिल के मारना चाहिए। पर सेंसेई कहता है मैंने कभी किसी का लेक्चर नहीं सुना है और तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा पर बाद में ज़रूर। पर यामादा वहाँ पे उनको मारने के लिए जाता है, वो लोग भी अब उसको मारने के लिए आगे आते हैं। तभी देखते हैं यामादा अपनी एक ही स्लैश में उन सबको एक ही बार में ढेर करता है। उसकी ऐसी ताकत देख के सभी चौंकते हैं। दूसरी तरफ अब उसकी ताकत देख के वो बॉस के साथ साथ बाकी सारे पंटर्स भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन सबको भगाने की वजह से सब कोई बहुत खुश होते हैं, यामादा की तारीफ करने लगते हैं, यहाँ तक कि ऐसे भी उसको थैंक यू कहती हैं। पर तभी उनमें से सभी उसकी तरफ देखते हैं और अब उसको भगाने की कोशिश करते हैं, उसको गाली देने लगते हैं, विच कहते हैं। यामादा उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो रिग्रेट करती है उसने जो भी करा है। पर तभी एक बंदा उसके सर पे पत्थर मारता है, सब कोई मिल के उसको गाली देने लगते हैं। ये देख के यामादा को भी धक्का लगता है कि ये सब क्या सच में अच्छे लोग हैं। तभी वहाँ पे सेंसेई भी आता है। सेंसेई भी सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने क्या क्या करा है, टाउन के लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है, उसे इस टाउन का ट्रू प्रोटेक्टर कहना चाहिए। पर कोई भी वहाँ पे उसकी बात नहीं मानता और सब अभी भी उसको गाली दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से अब ऐसे सेंसेई को थैंक यू कहती है और वहाँ से बहुत दुखी होकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सभी खुशी मनाने लगते हैं। यामादा ये देख के अभी भी शौक सेंसेई से पूछता भी है क्या वो सच में गलत था। सेंसेई समझाता है कि जो लाइन है राइटनेस और इविल के बीच वो बहुत ज़्यादा हेजी है, शायद तुम अच्छाई चुनते हो पर ऐसा नहीं कि सब कोई अच्छे ही होते हैं। यहाँ तक कि वो सेंसेई से पूछता भी है तुम्हारा मतलब क्या है, मैं गलत था। सेंसेई कहता है किसे पता, पर इतना ज़रूर पता है ये लोग खुद के टाउन के प्रोटेक्टर को ही भगा दिए हैं। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है और तभी देखते हैं उसके पीछे पीछे बाकी सब भी जाते हैं। दूसरी तरफ अब वही मेयर अब यामादा के पास आता है और उसी गुफा के बारे में बोलने लगता है कि वहाँ पे जो अदर ओल्डर्स है वो उनको भी भगा दे क्योंकि वो उनके पेड़ के पत्तों को बेचते हैं। उसके बदले वो खुद यानी टाउन खुद इस पेड़ के पत्तों को अच्छे दाम पे बेचेगा, उसका 10% वो यामादा को देगा, उसको बॉडीगार्ड भी बना देते हैं। ये सुन के उसे और ज़्यादा धक्का लगता है। वो अब समझ चुका था कि उसने क्या क्या गलती करी है। वो वहीं पे बैठ जाता है और सेंसेई की बात याद करने लगता है और कहता है आखिर
ये मैंने क्या कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम तभी देखते हैं सेंसेई और सब जा रहे थे। एनेट पूछती भी है क्या उन्हें ये सब कुछ पहले ही पता है। वो कहता है मैं कुछ नहीं बता सकता, वैसे मैं उसे बचा नहीं पाया, ये बहुत दुख की बात है। पर तभी कुछ अजीब होता है, वो पेड़ धीरे धीरे पूरी तरह से सूखने लगता है। नीर उन सबको दिखाता है, उस पेड़ के सारे पत्तों को हवा में उड़ते हुए दिखते हैं। तभी कुछ ही देर बाद अचानक पूरी पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है। ये देख के टाउन की हालत बहुत खराब है, मेयर उसके भी हालत बहुत खराब है। कुछ ही देर बाद देखते हैं वहाँ पे सेंसेई के पीछे एक लाइट, एक रोशनी ग्लो होता है और जब वो वहाँ पे देखता है चौंकता है, क्योंकि हम वहाँ देखते हैं एसेकुन वही थी असल में इस टाउन की ट्रू प्रोटेक्टर यानी वाइल्ड ट्री की स्प्रिट। और वो उसको थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब सेंसेई अपने हाथों की तरफ देखता है कि वही जार वो अब पूरी तरह से भर चुका था, उसमें उसकी वही पॉइजनस गोलियाँ। अब उसके पास ये सारे गोलियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। एपिसोड 9 के शुरुआत में हम देखते हैं उन सबको समस्टैंग नाम की एक जगह जो कि एक हॉली डेजर्ट है, वहाँ पे चलते हुए सबकी हालत बहुत खराब है। पर सिर्फ सेंसेई वही सन को देखते हुए कहता है मुझे पूरी तरह से ऐश बना दो। नीर उसको देखता रहता है। दूसरी तरफ अब एनेट और तामा, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। एनेट कहती है शायद मुझे लगा था यही शॉर्टेस्ट रास्ता है, पर हम लोग डेजर्ट में चलने के लिए बने ही नहीं हैं, पर हमें डिक्टेन टेम्पल जल्दी ही जाना होगा। तभी नीर उनको कहने लगता है तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग न्यू भी हो सकते हो यहाँ के लिए, पर मैं नहीं, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ और ये जगह कैसा है मैं तुम सबको बता सकता हूँ। यहाँ पे दिन में इतनी गर्मी की वजह से कोई मॉन्स्टर या फिर कुछ भी अपेयर नहीं होते, पर रात में बहुत खतरा होता है। वो ये कहता तभी पीछे से कुछ लोग उन पर हमला करने के लिए चले आते हैं। उनमें से फर्स्ट बॉस ऑफ हंट्समैन उनको धमकी देने लगते हैं। वहाँ पे उनके साथ लड़ने के लिए तामा भी तैयार होती है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ गर्मी की वजह से सेंसेई की हालत भी अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तभी देखते हैं तामा और एनेट दोनों मिलके उन सबको धो रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो बॉस जब सेंसेई की तरफ देखता है कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका है और इसीलिए उसे मारने के लिए वहाँ पे आता है। एनेट अब नीर से कहता है कि उसे प्रोटेक्ट करे, पर नीर की हालत बहुत ख़राब हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। ये देख के वो बंदा आके उसका ही मजाक उड़ाने लगता है। नीर भी अपने तलवार में हाथ देते हुए उसको धमकाने लगता है। ये सुन के वो बंदा हंसता है और कहता है तलवार निकालोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाना, ये बेनम ये समझते तो ज़रूर होगे, ये तुमको तरपा तरपा के मारने के लिए काफ़ी है। ये सुनते ही सेंसेई पीछे से आता है और कहता है प्लीज़ मुझे मार डालो ऐसे तरपा तरपा के। वो बंदा उसे देख के पहले तो शौक होता है, पर तभी अपने बेनम से सीधा उसके छाती पे हमला करता है। पर जब वो उसे मारने की कोशिश करता है, कुछ ही देर बाद देखते हैं सेंसेई के अंदर की पॉइजन की वजह से वो बेनम वो खुद तबाह हो जाता है। सेंसेई की सर में आवाज़ आता है कि उसने 12,000 डैमेज दिया है। दूसरी तरफ वो बंदा अपनी सवारी को खोने की वजह से गुस्से में उनके तरफ आने लगता है उन्हें मारने के लिए, पर नीर अभी भी उसको बचा नहीं पा रहा है, वो डर रहा है। पर वो बंदा उसे मारता उससे पहले ही हाउलिंग की आवाज़ आता है। वो बंदा वहीं पे रुकता है, तभी उसका ही एक साथी उसे लेके वहाँ से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सेंसेई को अब एनेट हील कर चुकी है। नीर बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया, पर तभी वहाँ पे तामा आती है, उसको संभालती है, कहती है इसके बाद वो ज़रूर कुछ कर पाएगा। वो सेंसेई से जाके माफ़ी मांगता है। सेंसेई भी उसे कहता है हर कोई पहले से स्ट्रांग नहीं होता, उसे स्ट्रांग बनना पड़ता है। एनेट भी उसे समझाती है और अब उसे रास्ता दिखाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद उन सबको एक ऑर्फनेज के बाहर देखते हैं। पहले तो उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी नीर अंदर आता है और उसे देखते ही कुछ बच्चे पहले तो उसे पहचानते नहीं, पर जब पहचानते हैं उसके पास आते हैं, बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आती है जो कि उन सबको वेलकम करती है। सीन शिफ्ट होता है। बाद में सबको खाना खाते हुए देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे खाना थे, इसलिए वो सब पूछते हैं। वो बताती है कोई एनोनमसली आके खाना दे जाता है, पता नहीं क्यों, पर अगर वो सामने आए तो भी बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे अब नीर से पूछते हैं तुमने तो कहा था कि तुम बिना वॉरियर बने हमारे यहाँ पे नहीं आओगे, सच में क्या तुम बन चुके हो नीर? और तभी तामा उसकी तरफ देखने लगता है। नीर किसी तरीके से बचते बचाते हुए उन सबको झूठी झूठी कहने लगता है कि हाँ वो भी एक हीरो पार्टी के साथ है और उनका हीरो और कोई नहीं बल्कि सेंसेई है। बहुत सारे बच्चे भी अब सेंसेई की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं क्या सच में ये हीरो है? सेंसेई कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं एक ऑथर हूँ। पर उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता। एनेट कहती है ऑथर मतलब वो जो कि स्टोरीज लिखते हैं।
ये सुन के वो बच्चे उससे स्टोरी सुनने की मांग करने लगते हैं और सेंसेई भी उन्हें एक क्रीपी सा अजीब स्टोरी सुनाने लगता है, जो सुन के वो लेडी कहती है प्लीज ये वाला स्टोरी इन सबको मत सुनाओ। कुछ देर बाद अब सारे बच्चे सो चुके हैं, नीर उन्हें देखता रहता है। तभी वहाँ पे एनेट भी आती है। तभी वही आवाज़ जोर से होता है, वो लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पे वो लेडी आती है और कहती है ये एक भूखा वुल्फ की आवाज़ है, पता नहीं कुछ दिनों से यहाँ पे ये वुल्फ जो कि बहुत ख़तरनाक है आया हुआ है और इसकी वजह से बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम सेंसेई को देखते हैं जो कि बाहर टहल रहा था और अपनी पॉइजनस गोलियां खा रहा था। तभी मेलो डरते हुए उसे एक जगह लेके जाता है जहाँ पे वो जब जाता है हंसता है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ जगह पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। तभी सीन शिफ्ट होता है, रात में हम देखते हैं एनेट, नीर और तामा सो गए थे। तभी तामा के हाथ की मार से नीर उठ जाता है और जब बाहर देखता है डर जाता है, क्योंकि बाहर वो एक परछाई को देखता है। वो उसी लेडी की बात सोचने लगता है कि शायद ये वही वुल्फ होगा। किसी तरीके से डरते हुए वो बाहर आता है। तभी एक आदमी से धक्का खाता है और उसके हाथ से बहुत सारे बैग्स गिर जाते हैं। वो पहले तो उसे चोर समझता है, पर बाद में वो आदमी समझाता है कि वो वही है जो कि उन सबको खाना खिला रहा था या फिर दे के जा रहा था। तभी वो उसका खाना उठाते हुए कहता है अगर आपको सच में खाना देना ही है तो सामने आके दे सकते हो ना। वो कहता है नहीं, ऐसे ही मुझे दूर से खाना खाते हुए देखना बहुत पसंद है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे वो आदमी नीर से उसकी स्टोरी पूछता है, जहाँ पे नीर बताता है वो जब बहुत ज़्यादा छोटा था तभी उसके माँ बाबा सब मर गए, जिसकी वजह से यहाँ पे उसे रहना पड़ा। और ये जो स्वॉर्ड है ये भी उसके पापा का है। जब वो इस स्वॉर्ड का वर्दी बन जाएगा तब वो इसे अच्छे से यूज़ कर पाएगा। वो आदमी भी ये सुन के थोड़ा सा इमोशनल होता है और सेंसेई को देखते हैं वहाँ पे वो चुपचाप आके नोट लिख रहा था। सूरज निकलने ही वाला है, वो आदमी जाने वाला था, पर तभी नीर कहता है क्या उनके पास कुछ टाइम और है। हम उन दोनों को अलग एक जगह में देखते हैं जहाँ पे पानी और सब कुछ है। वहीं से वो आदमी शायद उनके लिए उन सब के लिए खाना लाता था और नीर और वो आदमी सब मिलके वहाँ पे जितने भी खाना और जितने भी सब कुछ था वो सब तोड़ने लगते हैं और बैग में भरने लगते हैं। कुछ देर बाद हम उन दोनों को वहाँ पे देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, अंदर हम देखते हैं सेंसेई की हालत अब बहुत ख़राब हो चुका है। सारे बच्चे मिलके सेंसेई को हीरो और चिढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ अब नीर और वो आदमी दोनों मिलके बहुत सारा खाना ऑर्फनेज के सामने रख जाते हैं, जो देख के वो लोग बहुत खुश होते हैं। तभी सेंसेई को देखते हैं, सेंसेई अब कॉफिन के अंदर चला तो जाता है, पर तभी बहुत सारे बच्चे उसे कॉफिन से बाहर निकाल के उसके साथ मजाक करने लगते हैं और वो कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं हूँ ऑथर। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका है। नीर को बहुत खुशी से सोते हुए देखते हैं, सब उसको देखने लगते हैं, पर तभी वो लेडी आती है, चिल्लाने लगती है। नीर उठता है और कहता है क्या हुआ, इतने सारे खाने की वजह से है क्या? पर वो कहती है नहीं नेट, वो कहीं पे। ये सुनते ही नीर बहुत हैरान होता है। तभी बाहर देखते हैं वही बंदा यानी वो बॉस, वो बहुत सारे लोगों को लेके, बहुत सारे स्कॉर्पियन को लेके वहाँ पे आया था और उसके हाथ में हम वही बच्चा यानी नेट को देखते हैं। अब ये देख के तामा और एनेट बाहर उससे लड़ने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि नीर वो भी लड़ने के लिए आता है, पर वो फिर से वहीं पे रुक जाता है। वो कुछ नहीं कर पा रहा है, अभी भी उसका हाथ कांपे जा रहा है। तभी वहाँ पे उसके सामने वही बंदा आता है और उसे खींच के कहीं और ले जाता है। कुछ देर बाद हम नीर को अब रोते हुए देखते हैं। वो रोते रोते कहने लगता है मैं इतना कावर्ड क्यों हूँ, इतना क्यों हो कि मैं उनके सामने लड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी पैर हिल क्यों नहीं रहे थे। उसको ऐसे रोते हुए देख के उसी आदमी को अपना पास्ट और सब कुछ याद आता है। और तभी देखते हैं वो उससे कहता है नीर अब सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, मैंने अपने पुराने दुनिया में सब कुछ खो दिया था पर यहाँ पे नहीं। ये सुन के नीर कहता है क्या, इसका मतलब क्या तुम? तभी देखते हैं वो बंदा बदलने लगता है और धीरे धीरे करते हुए वो एक बहुत खतरनाक बुल्क में बदल जाता है और उससे कहता है तुम लोगों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अब ऐसा पावर है जो कि उन जैसे लोगों को मार सकता है। और तभी वो वहाँ पे आता है और एक एक करके सबको मारने लगता है, सबकी स्कॉर्पियन और गाड़ियों को तबाह करने लगता है। सब बस उसे ऐसा करते हुए देखते हैं। तभी वही बंदे को देखते हैं, वो उस बच्चे को फेंक के वहाँ पे भागने लगता है, पर वो वुल्फ उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो उसको अब मारने के लिए चाहता है। दूसरी तरफ देखते हैं सेंसेई को, वो हंसते हुए नोट लिख रहा था। नीर को देखते हैं, उसको अब सब कुछ याद आने लगता है और वो अपना तलवार निकालता है और उसी वुल्फ को रोक देता है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, अगर उसने ऐसा एक बार भी कर दिया तो वो ह्यूमन नहीं रहेगा। पर वो वुल्फ उसकी एक भी बात नहीं मानता और उस बंदे पर हमला करते हुए जाता है और नीर उसे हर बार रोकने की कोशिश करता है,
पर तभी देखते हैं वो बंदा उसके ऊपर अटैक करता है उससे पहले ही खुद को रोक लेता है और कुछ ही देर बाद पूरी तरह से बदल के नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बाद हम नीर और उस बंदे को बैठे हुए देखते हैं। अब वो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे वो यहाँ पे आया और वो अपने पास्ट लाइफ में कौन था। वो कहता है उसके भी कोई माँ बाप नहीं थे, वो भी बहुत ही कम एज में अपने मॉम एंड डैड को खो दिया था। उसके बाद अकेला ही था, पर एक दिन एक बंदा था जो कि उसके लिए सर उठाया था। उसके बाद उसे समझ में आया काइंडनेस क्या होता है। वो दोनों बहुत खुश थे, दोस्त बन चुके थे। पर एक दिन उसी बंदे को वो लोग मारने लगे जो लोग कि उसे भी बोली करते थे। ये वो देखता है, पर वो मदद करने के बजाय बाहर से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रक के सामने आ जाता है। ऐसे ही वो इस दुनिया में आया। वो बहुत दुखी हो जाता है कि काश उसके पास ऐसे पैर रहते तो वो अपनी दोस्त की मदद कर पाता। पर सेंसेई इस बात को सुन के डिनाई करता है और कहता है, क्या सच में अगर तुम्हारे पास पैर होते तुम उसकी मदद करते? मुझे नहीं लगता। तुम बस अपने लिए एक एक्सक्यूज चाहते हो जो कि तुम सबको बोल सकते हो, है ना? पर तभी ये देख के हम देखते हैं नीर उसको पकड़ता है, उसके कॉलर को पकड़ता है और कहता है, सेंसेई नहीं, ऐसा मत कीजिए। हर किसी का हार्ट आपके जैसा नहीं होता, हर कोई आपके जैसा ताकतवर भी नहीं होता। मुझे समझ में आता है वो कैसा फील कर रहा है, क्योंकि मैं भी भागता हूँ, मैं भी उसकी ही तरह कावर्ड हूँ। सच में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद मैं भागूँ ना, पर मैं क्या करूँ बोलिए? मैं कोशिश कर रहा हूँ सेंसेई। पर तभी पीछे से वही बंदा आता है, नीर को कहता है, नीर वो गलत नहीं है और वैसे तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम शायद एक चीज़ भूल रहे हो, जब मैं अपने पावर की मदद से सबको मारने वाला था वो तुम थे जो कि मुझको आके रोका था, जबकि तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं था। नीर, तुम्हारे जैसे लोगों को ही वेलिएंट वॉरियर कहा जाता है, ना कि मेरे जैसे। ये सब कहने के बाद वो बहुत खुश था। तभी वहाँ पे सेंसेई आता है, अपने नोटबुक को खोलता है, उसके पेजेस फिर से ग्लो होते हैं और पेजेस उठ के उस आदमी के चारों तरफ घूमने लगते हैं, ग्लो होने लगते हैं। और सेंसेई उसको कहता है, हाँ माना कि तुम कावर्ड थे, पर तुम ज़्यादातर लोगों से बहुत ज़्यादा काइंड हो। तो अब जाओ, अपनी ज़िंदगी में वापस जाओ और वहाँ पे जो भी कुछ तुमने करा होगा वो सब कुछ अच्छे से संभालो। और तभी बाकी जो बच्चे वहाँ पे थे वो लोग भी थैंक यू कहते हैं उनको बचाने के लिए और वेजिटेबल्स देने के लिए। वो बंदा भी उन सबको शुक्रिया कहता है और तभी वहाँ पे सब कुछ ग्लो होता है और वो ट्रांसफ़र होकर अपनी असली दुनिया में चला जाता है। सब देखने लगते हैं, सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम जिस जगह पे वो एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पे देखते हैं वो बंदा रास्ते पे गिरा हुआ है। तभी वही बंदा, यानी जिसको कि वो बचा नहीं पाया था, उसका दोस्त, वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और अब अगली एपिसोड शायद ट्यूसडे को आएगा। सब्सक्राइब कर लो, स्टे ट्यून्ड।